भौतिक शास्त्र के अध्याय 12 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 10 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निम्नलिखित कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब hν ऊर्जा का कोई फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि जब निश्चित आवृत्ति या निश्चित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा आइंस्टीन ने माना था। क्वांटम सिद्धांत जो होता है, क्वांटम सिद्धांत में यही बताया गया है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है और उन छोटे छोटे बंडलों को फोटॉन कहा जाता है। तो प्रकाश धातु की सतह पर आपतित हो रहा है, मतलब क्या आपतित हो रहा है, फोटॉन धातु की सतह पर आपतित हो रहा है, क्योंकि प्रकाश किससे मिलकर बना है, फोटॉनों से मिलकर बना है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब ये फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इन फोटॉनों में जो hν ऊर्जा होती है उस hν ऊर्जा को वो फोटॉन अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके उसे दो प्रकार से व्यय करते हैं, दो प्रकार से उसे खर्च करते हैं। पहला है ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में व्यय होता है। जो ऊर्जा वो अवशोषित करते हैं उस ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में व्यय होता है। और हम जानते हैं किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे कार्यफलन कहा जाता है और फाई से या फाई जीरो से उसे प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो कौन सी ऊर्जा होगी, वो कार्यफलन होगी, क्योंकि इस ऊर्जा का उपयोग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो रहा है, इसलिए ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, कार्यफलन कहलाएगी। ऊर्जा का जो शेष भाग बचता है वो शेष भाग क्या करता है, उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च होता है। गति प्रदान करने में मतलब उनको गतिज ऊर्जा देने में खर्च होता है। गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है ना। तो ऊर्जा का जो शेष भाग बचा है वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में या गति देने में व्यय होता है। तो इस प्रकार से दो भागों में या दो प्रकारों से ऊर्जा का व्यय होता है। मान लेते हैं कि उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, स्मॉल m है, और उसका अधिकतम वेग कितना है, v मैक्स है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं धातु की सतह से उनका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और अधिकतम वेग क्या है, v मैक्स है, मैक्स फॉर मैक्सिमम। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। के बराबर भी लिख सकते हैं और के ई बराबर भी लिख सकते हैं। तो के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। अब चूँकि वेग अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसीलिए के सफिक्स में भी मैक्स लिखा हुआ है और वी के सफिक्स में भी मैक्स लिखा हुआ है, क्योंकि वेग अपन ने अधिकतम माना है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हुई है ना ही नष्ट हुई है। मतलब जितनी ऊर्जा फोटॉन के पास थी वही ऊर्जा दो भागों में खर्च हुई है।
मतलब फोटोन की ऊर्जा जिन दो भागों में खर्च हुई है उन भागों के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ देखो, आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होगी। क्योंकि फोटोन आपतित हुआ था ना, तो फोटोन की जो ऊर्जा है वही दो रूपों में खर्च हुई थी, तो जिन दो रूपों में खर्च हुई है उन दोनों का योग कर दें तो क्या हो जाएगा, फोटोन की ऊर्जा के बराबर वो हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर भाषा के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब नीचे लिखना है, देखो यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं पहले फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, ऐसा लिख सकते हैं चाहें तो। यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा कितनी थी, h न्यू थी, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बराबर में कार्यफलन कितना है 50 है, प्लस गतिज ऊर्जा कितनी है 1/2 mv² मैक्स। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, ये जो 50 है 50 को इस तरफ h न्यू की तरफ क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं 50 को। ठीक है, तो h न्यू प्लस का है 50 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, मतलब h न्यू माइनस 50 हो जाएगा। तो ये नीचे लिखा हुआ देखो h न्यू माइनस 50, और बराबर के इस तरफ बचा रहेगा 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा h न्यू प्लस 50। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या है, यदि मान लें कि आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है, जो फोटोन आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति क्या है, न्यू है, और देहली आवृत्ति कितनी है, न्यू 0 है। देहली आवृत्ति और कार्यफलन की परिभाषा पढ़ चुकी है ना। देहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना संभव नहीं होता है ना। तो देहली आवृत्ति यहाँ पर मान ली न्यू 0 है और आवृत्ति न्यू है, और मान लेते हैं कि जो ये न्यू 0 है ये किसके बराबर है, फोटोन की आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, तो उस स्थिति में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। कहने का मतलब है कि फोटोन के पास केवल इतनी ऊर्जा है कि वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है, उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो उसको गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि कर सके, माने उसको गति भी प्रदान कर सके। दो प्रकार से खर्च करता है ना वो फोटोन से प्राप्त ऊर्जा को, एक तो बाहर निकलने में खर्च करता है और दूसरा उस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च करता है। तो ऐसा यहाँ पर मान लिया कि जो ऊर्जा है वो केवल इतनी ऊर्जा उसके पास है, फोटोन के पास, कि वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं कर सकता, मतलब उनको गति प्रदान नहीं कर सकता। तो बाहर तो निकल आएंगे लेकिन वो धातु की सतह के बाहर गति करते हुए नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गति नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर 0 का मान, mv² का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो गति नहीं कर रहे हैं, माने गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv मैक्स² बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस मान को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में जब ये मान रखते हैं तो समीकरण 1 में ऊपर लिखा हुआ है, देखो दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर ये है समीकरण 1। इस समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो 1/2 mv मैक्स² का मान क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर में h की जगह पे h, और न्यू किसके बराबर है, न्यू 0 के बराबर, तो न्यू की जगह पे न्यू 0 आ गया, माइनस में 50 है ना, तो न्यू की जगह पे न्यू 0 रख दिया, 1/2 mv मैक्स² की जगह पे 0 रख दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ गया।
माइनस का फाई जीरो जो उस तरफ है उसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का फाई जीरो बराबर में एच न्यू जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फाई जीरो का मान यहाँ पर निकल आएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये जो समीकरण 2 में फाई जीरो का मान आया है, इस मान को फिर से कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान रख के ही ये निकाला है हम लोगों ने, और अब ये जो फाई जीरो का मान आया है इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर, ये जैसा था वैसा लिख देंगे, बराबर में एच न्यू की जगह पे एच न्यू आ गया, माइनस में फाई जीरो लिखा था तो फाई जीरो की जगह पे समीकरण 2 से मान रख देंगे एच न्यू जीरो। अब 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर की जगह पे 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर आ गया, बराबर के इस तरफ ध्यान देना है, बराबर के उस तरफ दोनों में एच कॉमन है, तो एच कॉमन लेंगे तो पहली जगह पे न्यू बचेगा, माइनस दूसरी जगह से एच कॉमन लेंगे तो न्यू जीरो बचेगा। तो ये इस प्रकार से 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो यहाँ पर आ जाएगा, और यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न है फोटॉन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख गुण लिखिए। सबसे पहले देखते हैं फोटॉन, यहाँ पर हेडिंग आपको लिख लेना है फोटॉन। क्या है फोटॉन, प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। होता क्या है, वास्तव में प्रकाश में दो प्रकार की प्रकृति मानी गई है। किसी किसी वैज्ञानिक ने प्रकाश कणों से मिलकर बना है ऐसा माना है, और किसी ने ऐसा माना है कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना हुआ है ना। प्रकाश कण से मिलकर बना है ऐसा माना है न्यूटन ने, और प्रकाश तरंग से मिलकर बना है ऐसा माना है हाइगन ने, है ना। तो प्रकाश जब एक कण की भांति व्यवहार करता है तो प्रकाश के उस कण को ही क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने एक परिभाषा और बताई थी कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होता है, उन बंडलों या पैकेट को फोटॉन कहा जाता है। तो वो परिभाषा भी आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं फोटॉन के लक्षण या गुण। पहला गुण है कि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। किसी भी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता को यदि बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर क्या होता है, फोटॉन की ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब तीव्रता से फोटॉन की ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो इसका गुण है वो है निर्वात में सभी फोटॉन एक समान चाल से चलते हैं। एक समान चाल से मतलब प्रकाश की चाल से 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसी चाल से सभी फोटॉन चलते हैं। तीसरा जो गुण है वो है जब कोई फोटॉन अलग अलग माध्यमों में से गुजरता है तो उसकी आवृत्ति वही रहती है, किंतु चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं। आवृत्ति उनकी वही रहती है लेकिन चाल और तरंगदैर्ध्य क्या हो जाता है, बदल जाता है। चौथा जो इसका गुण है वो है फोटॉन विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं। जो फोटॉन है वो कैसे होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। मतलब इनमें विद्युत क्षेत्र में इनको रखें या चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ये उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना तो विक्षेपित होते हैं ना ही आकर्षित होते हैं, कोई भी क्रिया उनमें नहीं होती यदि इनको कहाँ रख दें, विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। अगला जो गुण है वो है कि फोटॉन कण संघट्ट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहता है। फोटॉन के कणों में यदि संघट्ट हो तो क्या होगा, तो फोटॉन के कणों में संघट्ट होने पर उनकी ऊर्जा और संवेग क्या होता है, नियत रहता है। माने किस प्रकार का संघट्ट होता है, उनके बीच में प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट पड़े होंगे कक्षा 11वीं में, है ना। तो
फोटॉन के कणों में जो संघट्ट होता है वो किस प्रकार का संघट्ट होता है? प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। तो ये 5वां इसका गुण है। अगला जो गुण है वो है फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है ना। फोटॉन की ऊर्जा का मान होता है E बराबर एच न्यू। न्यू की जगह पे C बटे लैम्डा रख दें तो एच C बटे लैम्डा हो जाएगा। अगला है फोटॉन का जो संवेग है वो P बराबर एम सी। यहाँ भी C का मान रख सकते हैं, है ना। तो C का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पे सूत्र थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, C की जगह पे न्यू बटे C का मान रखना है ना। C का मान क्या हो जाएगा? C का मान हो जाएगा, तो आपको सीधा ये P बराबर एम सी या P बराबर एच अपॉन लैम्डा लिख लेना है। आगे सिद्ध करके भी देखेंगे इसको कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। ये वाला आपको इसमें नहीं लिखना है, ये यहाँ पर आपको समझ में अभी नहीं आएगा। तो कोई भी आपको 5 गुण लिख लेना है फोटॉन के जो आपको सरल लगे।